हेलो बच्चों। जब ये वीडियो शूट हो रहा है तो सारा जहां कोरोना से लड़ रहा है। अब ऐसी सिचुएशन में कुछ बच्चों का एकेडमिक शेड्यूल जो है पूरा डिस्टर्ब हो गया है। बच्चों के कंप्लेंट्स है कि सर हमारा एकेडमिक शेड्यूल डिस्टर्ब होने की वजह से, हमारे कोचिंग क्लासेस बंद होने की वजह से, कॉलेजेस बंद होने की वजह से हम लोग ठीक से पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। मतलब हमारा शेड्यूल जो है वो ठीक से रूटीन नहीं हो पा रहा है। कुछ लोगों के जो है, जिन लोगों के नीट और जेडब्ल्यू जिनके पेपर्स आने वाले थे, उनके टेस्ट सीरीज ना ठीक से होने की वजह से उनका भी पूरा नुकसान हो गया है। लेकिन बच्चों याद रखना आप लोगों को, मेरे टीचर ने मुझे बचपन में बोला था कि जब आप शर्त हारोगे तो दो चीज़ें नहीं करनी आप लोगों को, किसी को ब्लेम नहीं करना है और दूसरी चीज़ ये कि एक्सक्यूजेस देना नहीं है। मतलब ये सिचुएशन देखो ऐसी आ गई कि इसके वजह से ये हुआ ना, हम लोगों ने ठीक से सर हमारा मतलब कोरोना की वजह से हम लोग क्लास नहीं कर पाए, इसके वजह से मैं पढ़ाई नहीं कर पाया, या फिर इसके वजह से ये हो गया। ये एक्सक्यूजेस और ब्लेमिंग करना आप लोगों को शोभा नहीं देता। तो ये सारा आपको बंद करना है और दम लगा के पढ़ाई करनी है। तो ये गोल्डन मोमेंट आपके पास एक ऐसा चांस है जिसमें आप लोग बहुत बढ़िया से घर में बैठ के 10-12 घंटे बढ़िया से पढ़ाई कर सकते हो और अपना रिजल्ट खुद ला सकते हो। तो याद रखना है, जब भी आपका कोई टीचर या फिर आपका कोई ट्यूटर आपसे डायरेक्ट संवाद ना कर पाए तो उसका हाथ भी 20% होता है आपके सक्सेस में और आप फेलियर में। आप अपने सक्सेस के लिए और आपके फेलियर के लिए 80% रिस्पॉन्सिबल रहते हो। याद रखना, जो भी आप करते हो आप खुद करते हो। हम लोग आपको सिर्फ कंसेप्चुअल पार्ट बताते हैं, तो आपको प्रैक्टिस करना आपके हाथ में, आपको सब कुछ करना है, खुद ही करके आगे बढ़ना है बच्चों। तो रोते बैठना नहीं है आप लोगों को। बढ़िया से गाने सुनो, बढ़िया से वीडियोस देखो मोटिवेशनल, और खुद को मोटिवेट करके आगे बढ़ना है। तो आज हम लोग कंसेप्ट पढ़ेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि करंट होती क्या है। आज हम लोग ये पढ़ेंगे कि करंट चार्जेस की वजह से जो प्रोड्यूस होते हैं, तो चार्जेस हमारे मतलब इलेक्ट्रॉन्स कैसे मूव करते हैं कंडक्टर के अंदर। और ये जो कंसेप्ट है उस कंसेप्ट का नाम है बच्चों ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या है इसका नाम? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब सर ड्रिफ्ट वेलोसिटी में हम लोग बेसिकली क्या पढ़ने जाएंगे? तो हम ये पढ़ने जाने वाले हैं बच्चों कि अंदाज, किसका अंदाज पढ़ेंगे हम लोग? चार्जेस का, मतलब इलेक्ट्रॉन्स के मोशन का अंदाज। मतलब आज हम लोग अंदाजे बयां करेंगे किसका? चार्जेस का, मतलब इलेक्ट्रॉन्स का। तो ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग कि बेसिकली हमको पता है कि हमारे चार्जेस जो है वो चार्जेस मतलब इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर में से हमारा करंट फ्लो होता है। क्या होता है? कंडक्टर में से करंट फ्लो होता है। अब बेसिकली कंडक्टर हम लोग इसमें पढ़ेंगे दो तरह के। कितने तरह के बच्चों? दो तरह के। एक होता है हमारा सॉलिड कंडक्टर्स, और दूसरा होता है इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टर्स। अब ये सॉलिड कंडक्टर जो है ये किसके वजह से हमारे सॉलिड कंडक्टर, मतलब जैसे कि हमारे बेसिकली कौन हो गए? बेसिकली होंगे कौन से? मेटल्स होंगे। कौन होंगे? मेटल्स। और इस मेटल्स में जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हम लोग बोल सकते हैं कि एल्यूमिनियम का वायर या फिर कॉपर का वायर, जिसमें हमको क्या होते हैं? बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। क्या होंगे? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब इलेक्ट्रोलाइट्स में होता क्या है कि जो हमारा करंट फ्लो होता है वो होता है पॉजिटिव आयंस की वजह से और होगा नेगेटिव आयंस की वजह से। अब इसमें हम लोगों को इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टर्स के बारे में पढ़ना नहीं। इस चैप्टर में हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसमें हम लोग बेसिकली फोकस करेंगे सॉलिड कंडक्टर में। किसका? सॉलिड कंडक्टर को फोकस करेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से कैसा हमारा करंट फ्लो होता है। क्लियर? अब इसमें तो इमेजिन करिए कि मान के चलो कि सपोज ये हमारा एक कंडक्टर है। क्या है बच्चों? ये हमारा एक कंडक्टर है जिसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब ये पूछना नहीं है बच्चों कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, सबको पता है। लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था, या फिर बचपन से आप लोग पढ़ते आ रहे हो कि किसी भी बेसिकली मेटल्स में बहुत ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एग्जांपल के तौर पे अगर हम लोग कॉपर बोलेंगे तो कॉपर के पास क्या होंगे? बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब ये सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? अब ये बैठे नहीं है, ये अंदर के अंदर बैठे नहीं है, तो ये बाहर से हमारी थर्मल एनर्जी गेन करके, कौन सी एनर्जी? थर्मल एनर्जी गेन करके, थर्मल एनर्जी गेन करके ये सारे इलेक्ट्रॉन्स मोशन करने लगे।
अब इनको डायरेक्शन नहीं है बच्चों, ये सारे जो इलेक्ट्रॉन्स है कोई भी डायरेक्शन में मतलब रैंडम मोशन परफॉर्म कर रहे हैं। कौन सा मोशन? रैंडम मोशन। जहां चाहे वहां घूम रहे बढ़िया से, उनको रोकने वाला कोई नहीं, बढ़िया से घूम रहे, रैंडम मोशन परफॉर्म कर रहे हैं। और ये जो रैंडम मोशन की स्पीड जो रहेगी, रैंडम मोशन की स्पीड जो है ये इतनी ज्यादा है, ट्रिमेंडियसली हाई, कि विच इज इक्वल टू मतलब नियरली इक्वल टू बोल सकते हैं 10⁵ मीटर पर सेकंड। कितनी? 10⁵ मीटर पर सेकंड, विच इज ट्रिमेंडियसली हाई। अब आपके मन में आता होगा कि सर कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स थर्मल एनर्जी मतलब बाहर से हीट एनर्जी गेन करके रैंडम मोशन जब परफॉर्म करते हैं तो इतना जोर से टकराते होंगे सर, किससे? हमारे मेटल के बाहर वाले हिस्से, बाहर वाले हिस्से से, मतलब बाहर वाला हिस्सा मतलब ऊपर वाली कोटिंग से, मान के चलो कॉपर का वायर है, लास्ट लेयर को इतने जोर से टक्कर मारते होंगे 10⁵ मीटर पर सेकंड। मतलब होता कितना? आसपास में 1 लाख मीटर पर सेकंड। किलोमीटर में बात करें तो 1000 मीटर पर सेकंड, एक सेकंड में 1000। इतने जोर से हमारा इलेक्ट्रॉन्स मोशन परफॉर्म कर रहा है बच्चों। अब ये जब इलेक्ट्रॉन्स इतने जोर से मोशन परफॉर्म कर रहा होगा तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, जितने सारे इलेक्ट्रॉन्स, n नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे बाहर वाले लेयर को टकराएंगे, तो ये बाहर क्यों निकल नहीं रहे? ये बाहर निकलना चाहिए नहीं, लेकिन निकल नहीं रहे। तो आपको ये रिसर्च करके, नेट पे सर्च करके मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि ये सारे सर इतने जोर से, इतने स्पीड में, इतने वेलोसिटी से मूव करने के बाद भी हमारे कंडक्टर से बाहर नहीं निकल रहे। ठीक है, क्लियर है? कमेंट बॉक्स में आप लोगों को बताना है। तो ये रैंडम मोशन परफॉर्म करके 10⁵ मीटर पर सेकंड इतने स्पीड से क्या करने लगे? मोशन परफॉर्म करने लगे बच्चों। अब हुआ क्या कि हम लोगों ने क्या किया, इस कंडक्टर को, फिर से एक बार डायग्राम निकालेंगे हम लोग। ये हमारा कंडक्टर, अब ये कंडक्टर को हम लोगों ने क्या किया? बैटरी लगाई, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया। क्या क्रिएट किया? पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया। अब ये जब पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग क्रिएट करेंगे, जैसे हम लोगों ने इसको क्या किया, इस कंडक्टर को बढ़िया से बैटरी को अटैच किया, तो ये क्या करेगा? पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेगा दो एंड में। कौन से दो एंड में? कंडक्टर के दो एंड में। अब हुआ ये कि जैसे ही हम लोगों ने पोटेंशियल डिफरेंस का यहाँ पे क्रिएशन कर दिया, यहाँ पे क्या हो गया? इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगी। क्या डेवलप हुई? इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है सर? ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, इसके बारे में आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ने को मिलेगा। क्लियर है? इलेक्ट्रोस्टैटिक में जब वीडियो बनेगा तो उसका देख लेना आप लोगों ने कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है करके, या फिर यूट्यूब में बहुत सारे अलग अलग लेक्चरर लोगों के यूट्यूब में वीडियोस अवेलेबल है, तो देख सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, उसको समझ सकते हो। बहुत इजी कंसेप्ट, हम लोग पढ़ेंगे उसको। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बनी है पॉजिटिव एंड से नेगेटिव एंड के तरफ, पॉजिटिव एंड से नेगेटिव एंड के तरफ। अब हुआ क्या है, देखो ध्यान से देखना, ध्यान इधर उधर नहीं चाहिए। मैं सोचते बैठोगे कहाँ कब पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ने के बाद करंट का कंसेप्ट कब पढ़े, तो अरे धीरे धीरे पढ़ना है, एक एक पहले कंसेप्ट को समझेंगे, उसके बाद आपको धीरे धीरे समझ में आएगा क्या चल रहा है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारी पॉजिटिव एंड से नेगेटिव एंड की तरफ बनी है। अब इसमें ये जो सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स को एक पुश मिल गया, लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था। ये पुश मिलता है इधर से, ये पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ, और लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ हमारा इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है। इसका मतलब यह है कि हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में हमारे इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? मूव करना शुरू करेंगे। इस तरह से ये सारे इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में मूव करेंगे। सर मतलब इस तरह से टुकुर 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 धाड़ 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 क्या पड़ जाएंगे कि इलेक्ट्रॉन्स? बच्चों नहीं, हम लोगों को बचपन से यही बताया गया है कि इलेक्ट्रॉन्स ऐसे भागता है कंडक्टर में से। नहीं, क्यों ठग रहे हो? यह कंसेप्ट वैसा नहीं है जैसा आप लोग समझ रहे हो या फिर आपको समझाया गया है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी में वही पढ़ेंगे, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में बताया अंदाजे बयान किसका? इलेक्ट्रॉन का। तो जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड बनी, ऑल इलेक्ट्रॉन्स moves opposite to the electric field,
अपोजिट टू दी इलेक्ट्रिक फील्ड। हमारा सारे इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिक फील्ड के एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में मूव करने लगेंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड बनी हमारी पॉजिटिव एंड से लेके नेगेटिव एंड के तरफ, याद रखना आप लोगों को। क्लियर? अब जब ये मूव करने लगे तो हुआ क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि ये इलेक्ट्रॉन्स, सारे के सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या हुए कि एटम्स के साथ कोलाइड करना शुरू कर दिए। किसके साथ? एटम्स के साथ। अब ये एटम्स के साथ कोलाइड करना मतलब क्या सर? जाके एटम्स को टकराएंगे क्या? एग्जैक्टली नहीं। एटम्स को जाके या फिर एटम के न्यूक्लियस को जाके वो नहीं टकराएगा। बेसिकली होता यह है कि हम लोग मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ेंगे इस कंसेप्ट को कि आउटर ऑर्बिट का जो इलेक्ट्रॉन है, जो लूजली बॉन्ड है, वो वाला इलेक्ट्रॉन थर्मल एनर्जी गेन करके बाहर निकला है, जिसको हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। अब जब एटम से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकला तो हमारा एटम जो है वो आयंस बन गया। कौन सा आयन? पॉजिटिव आयन। अब होता यह है कि जैसे ही कि इलेक्ट्रॉन्स को पुश मिलता है, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? रैंडम मोशन परफॉर्म करने वाले आगे बढ़ना शुरू करेंगे। मतलब मान के चलो ये इलेक्ट्रॉन होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां से लेके धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू करेगा। क्लियर है ना? अब ये आगे जब बढ़ता है तो उसके सामने एक दिक्कत आती है। कौन सी? कि जो आयंस होते हैं, पॉजिटिव आयंस, उसको टकराएगा, कोलाइड करेगा। क्लियर है? अब होता यह है, देखो इसकी अगर कहानी बतानी जाए तो ये सारे इलेक्ट्रॉन्स, देखो होता यह है कि बिफोर अप्लाइंग द पोटेंशियल डिफरेंस, इसकी पहले की कहानी थोड़ा सा एकदम समराइज कर लेता हूं। अब देखिए इसमें हुआ यह है कि जब ये रैंडम मोशन परफॉर्म करते हैं तो इसमें करंट नहीं आता, करंट नहीं लगता किसी भी कंडक्टर को, या फिर करंट जनरेशन नहीं हुआ है। 1,00,000 इलेक्ट्रॉन्स अगर ए साइड से लेके बी साइड में जाते होंगे तो उसी टाइम पे बी साइड से ए साइड में 1,00,000 इलेक्ट्रॉन्स आते होंगे। ऐसे हम लोग माने हैं, हमको नहीं दिखता है बेटा कि इलेक्ट्रॉन्स अंदर जाके घुस के, हम लोगों ने नहीं देखा, तो उसके बिहेवियर के हिसाब से हम लोग उसकी कहानी बना लिए कि 1,00,000 इलेक्ट्रॉन्स बी साइड से ए साइड की तरफ आते होंगे तो ए साइड की तरफ से भी बी साइड में 1,00,000 इलेक्ट्रॉन जाते होंगे। तो नेट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना हुआ? 0। इधर से इधर जितने गए, उधर से इतने, उधर जितने उतने गए, तो नेट फ्लो हुआ कितना? 0। तो करंट नहीं लगा। लेकिन हुआ यह कि जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोगों ने यहां पे अप्लाई करना शुरू किया, इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई। हुआ क्या? कहानी चेंज हो गई। ये सारे इलेक्ट्रॉन्स रैंडम मोशन परफॉर्म करके धीरे 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 इसको पुश मिला, आगे बढ़ रहे। सर धड़ाधड़ नहीं आएंगे क्या? नहीं बच्चों, ये सीधे सीधे मूव नहीं करेंगे, ये धीरे धीरे मूव करेंगे। मतलब देखो मान के चलो इस तरह से यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन होगा, ये इलेक्ट्रॉन मोशन परफॉर्म करेगा, मोशन इस तरह से गया था, इस तरह से, मतलब देखो 2 इलेक्ट्रॉन से ए साइड का बी साइड का इस तरह से मोशन करेंगे, इधर गए। नेट फ्लो कितना हुआ था? स्टार्टिंग के कंडीशन में 0 हुए थे। अब होगा क्या कि अब जब पुश मिला है तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा? मोशन परफॉर्म करेगा। अब देखो नेट फ्लो हुआ 1 का, मतलब ये तो उसी साइड में था, ये आ गया इधर, पुश मिला तो ये कोलाइड करके, रैंडम मोशन परफॉर्म करके कोलाइड कर करके आगे बढ़ रहे हैं। तो ये धीरे 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 आगे बढ़ते हैं, आपको ये याद रखना है। क्लियर है? और इसी सरकने को या फिर इसके खिसकने को हम लोग ड्रिफ्ट नाम देते हैं, इंग्लिश में उसको ड्रिफ्ट बोला जाता है। अब हम लोग एक काम करेंगे, कोलाइड करके, जब देखो मैंने डायरेक्शन उसके सीधी निकाला है, लेकिन ऐसा नहीं है, सारे इलेक्ट्रॉन्स अभी भी रैंडम मोशन परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे आगे उसको पुश मिलता है। एक एग्जाम्पल उसका बाद में बताता हूं, बहुत इजी एग्जाम्पल है उसका, ठीक है? तो हम लोग इसका एक स्टेटमेंट लिख लेते हैं कि द इलेक्ट्रॉन कोलाइड्स विथ एटम, कोलाइड विथ एटम, या फिर जिसको हम लोग आयन बोलेंगे, एंड इट loses its momentum, and after some time it again regain its velocity। ये फिर से क्या करेगा? अपनी वेलोसिटी इंक्रीज, मतलब लेगा, क्योंकि इसके ऊपर क्या लगा है? फोर्स लगा है। कौन सा फोर्स? पुश वाला फोर्स। अब ये फोर्स हम लोग देखेंगे कौन सा होगा। इट वेलोसिटी रिगेन इट्स वेलोसिटी। ओके, सो all electrons moving in one direction
विथ ए कांस्टेंट वेलोसिटी, ये कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे बढ़ेंगे, जिसको हम लोग एक एवरेज वेलोसिटी बोलेंगे। सभी इलेक्ट्रॉन्स का मिलके एक एवरेज वेलोसिटी बोला जाएगा। ठीक है बच्चों, अब याद रखिए, आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया? ठीक है, इसको रब कर लेते हैं। अब ये देखो, द इलेक्ट्रॉन कोलाइड्स विथ एटम एंड इट लूजेस इट्स मोमेंटम एंड आफ्टर सम टाइम इट रिगेन इट्स वेलोसिटी। सो ऑल इलेक्ट्रॉन्स मूविंग इन वन डायरेक्शन विथ अ कांस्टेंट वेलोसिटी, जिसको हम लोग एवरेज वेलोसिटी बोलेंगे। देखिए, अब ये मान के चलो एक इलेक्ट्रॉन है, इस एटम से निकल के इसको कोलाइड कर रहा है, इस एटम को। एक इलेक्ट्रॉन की कहानी बता रहा हूं मैं। यहां से लेके इसको कोलाइड करेगा, यहां से लेके इधर जाएगा, यहां से लेके इधर जाएगा, इस तरह से करेगा, लेकिन आगे जरूर बढ़ेगा, वो आगे बढ़ना है उसको। ठीक है, अब हुआ ये है कि अब जब होगा, मतलब यहां से लेके इस ये एटम से लेके ये एटम तक जब बढ़ेगा, तब कोलाइड करने के बाद जब आगे बढ़ेगा तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती जाएंगी, मतलब एक्सेलरेटेड मोशन है। कौन सा मोशन है? एक्सेलरेटेड मोशन। उसने वेलोसिटी अपनी क्या कर ली, यहां पे कोलाइड करने के बाद वेलोसिटी बनी 0। फिर से ये क्या करेगा, उसको पुश मिला है, फोर्स मिला इस डायरेक्शन में। इस फोर्स की वजह से फिर से ये क्या आगे बढ़ने के लिए कहीं ना कहीं अपनी एनर्जी गेन करके आगे बढ़ेगा। फिर से इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती जाएंगी, फिर से जाके टक्कर मारेगा, फिर से इनिशियल वेलोसिटी 0 बन गई, मतलब जाके टकराएगा, फाइनल वेलोसिटी 0 बनी, लेकिन अगले जर्नी के लिए उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 मानी जाएगी। इस तरह से हम लोगों ने कहानी बनाई। ये पूरी की पूरी कहानी है, इट्स अ थ्योरी, क्योंकि हम लोग अंदर जाके तो इलेक्ट्रॉन्स को देखे नहीं है बच्चों। बात समझ में आ रही ना? अब तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है, ये रिस्पॉन्सिबल है हमारे इलेक्ट्रॉन्स को पुश करने के लिए। तो इलेक्ट्रिक फोर्स, ये जो फोर्स का फार्मूला बनेगा, ये मास इनटू एक्सेलरेशन नहीं बनेगा बच्चों, मास इनटू एक्सेलरेशन नहीं बनेगा। ये हमारा बनेगा किसका? अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला फार्मूला है ये। तो ये बनेगा चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। चार्ज इनटू ये चार्ज स्मॉल क्यू, मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो रहेगा, चार्ज की वैल्यू इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब हम लोगों को पता है फोर्स का फार्मूला होता है कौन सा है? मास इनटू एक्सेलरेशन। क्या होगा? मास इनटू एक्सेलरेशन विच इज इक्वल टू चार्ज इनटू ई। सो देयरफॉर A which is equal to Q into E by M. So what is A? A is nothing but the acceleration of the electron. चार्ज की वैल्यू 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम। E मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो डेवलप हुई है, M मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब बच्चों याद रखना है आप लोगों को, मैंने फिर से एक बार बताया था आप लोगों को, मतलब यहाँ पे बताया मैंने कि जो वेलोसिटी है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जो आगे बढ़ने वाली वेलोसिटी उसको कांस्टेंट वेलोसिटी या फिर एवरेज वेलोसिटी बोला गया है। कौन से वेलोसिटी सर? लेकिन यहाँ पे तो एक्सेलरेशन आपने बताया, यहाँ पे वेलोसिटी बता रहे हो वो भी कांस्टेंट वाली। जो कांस्टेंट वेलोसिटी वो एक्सेलरेटेड मोशन नहीं है। तो बच्चों याद रखना आप लोगों को, यहां से यहां तक जो बढ़ रहा है उसका एक्सेलरेशन जो दिया है इसमें, ये एक्सेलरेटेड मोशन है। लेकिन जब आगे बढ़ेगा धीरे धीरे वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी होंगे। जैसे कि एग्जांपल मैं आपको बताना चाहता हूं, अब क्वारंटाइन लॉकडाउन में हम लोगों ने कुछ शॉप में जाना है, तो शॉप के पहले अभी क्वारंटाइन के डेज चालू है, आपको सबको पता है। शॉप में जाने के पहले कुछ रिंग्स बनाए होंगे, मान के चलो 10 रिंग बनाए होंगे। अब एक रिंग से हम लोग 10th नंबर के रिंग से 9th नंबर वाले रिंग्स में अगर एंट्री कर रहे हैं 9 से लेके 8 पे, तो मुझे बताइए 10th वाले रिंग से 9th वाले रिंग के तरफ हम लोग जब बढ़ते हैं तो वो एक्सेलरेटेड मोशन होगा, क्योंकि हम फोर्स लगा के आगे बढ़ रहे हैं। इनिशियल वेलोसिटी 0, फाइनल मैक्सिमम होगी ना। अब मुझे बताइए, अब आगे गए, उसके बाद 8 नंबर के रिंग में गए, उसके बाद 7th नंबर के रिंग में गए, इस तरह से धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हो। तो मैंने टाइम देखा, 1 घंटे में आप लोगों ने, या फिर 1.5 घंटे में, 1 घंटे में, आधे घंटे में आप लोगों ने वो सारे रिंग्स पार करके लास्ट वाले रिंग की तरफ चले। मतलब कुछ टाइम में कुछ डिस्टेंस आपने पार किया है, कुछ डिस्टेंस। तो कुछ टाइम में कुछ डिस्टेंस जो पार किया जाएगा उसको हम लोग वेलोसिटी बोलते हैं। वेलोसिटी विच इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम।
बात समझ में आ रही है ना। तो वो एक्सेलरेशन इसमें वो नहीं लगाना हम लोगों को, तो ये हमारी वेलोसिटी, और वो जो वेलोसिटी रहेंगी उसी को हम लोग कौन सी वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी बोलेंगे। अब ये जो एवरेज वेलोसिटी है बच्चों, इसी को हम लोग बोलेंगे कौन सी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होंगी ये सभी इलेक्ट्रॉन्स के लिए मानी जाएंगी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी फॉर ऑल द इलेक्ट्रॉन्स। बात समझ में आ रही ना। अब ये क्वारंटाइन का वर्ड से मुझे याद आया, 25 साल के बाद शायद ये जो वीडियो है आपके बच्चे देखेंगे और आपको पूछेंगे पप्पा पप्पा, मम्मी मम्मी, ये क्वारंटाइन क्या है, ये क्वारंटाइन क्या है। तो आप लोग को बताना कि 3 बजे सोते थे हम लोग, उसमें मतलब 3-4 महीने की छुट्टियां लगी थी हम लोगों को। 3-4 बजे हम लोग सोते थे, 12 बजे उठते थे, बढ़िया से भजिया तल के खाते थे। इस तरह का क्वारंटाइन डे चालू था हमारा। बढ़िया, देखो खुश हो गए बच्चे, अरे 25 साल के बाद हमको बच्चे होंगे, वाह कितना बढ़िया ना। 25 साल के बाद की बात है, तब तो मैं तो बूढ़ा हुआ हूँगा। चलो छोड़ो। तो हाँ, कहा थे हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कंसेप्ट। तो ये हमारा एक्सेलरेशन मिला विच इज इक्वल टू q इंटू ई बाय एम। ठीक है, अब ये मैग्नीट्यूड के फॉर्म में हुआ है। कौन से फॉर्म में, मैग्नीट्यूड के फॉर्म में। इसको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखे तो हम लोग a बार विच इज इक्वल टू q इंटू ई बार, क्योंकि हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये कौन सी क्वांटिटी हमारी मानी जाएंगी बच्चों, वेक्टर क्वांटिटी। ये m और हमको यहाँ पे लगाना पड़ेगा माइनस, क्योंकि हमारे चार्जेस, ऑल द नेगेटिव चार्जेस आर मूविंग अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड के एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में हमारे चार्जेस का मोशन हो रहा है और इस तरह से जा रहे हैं। देखो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है इस तरह से, रैंडम मोशन परफॉर्म कर रहा है और आगे बढ़ रहा। अब ये जो रैंडम मोशन है या फिर ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी मानी जाएंगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है ये नियरली इक्वल टू इंडियन एवरेज में बता रहा हूं आप लोगों को, ये नियरली इक्वल टू 10 टू द पावर -4 मीटर पर सेकेंड है। मतलब वेरी लेस, इतना कम, 0.00001, इतना कम आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इतनी धीरे धीरे से। इसलिए मैंने पहले लेक्चर में आपको बताया था कि किसी भी कंडक्टर में से, मान के चलो इफ सपोज मेरे पास एक वायर है, ये वायर में से यहां तक के इलेक्ट्रॉन को जाने के लिए इतना टाइम लगेगा, 2 से 5 घंटे भी लग सकते हैं। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इतनी हाई कम, तो ये कर क्या रहे हैं, ये पुश कर रहे हैं आगे आगे वाले इलेक्ट्रॉन को, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं बच्चों। मतलब ये स्मॉलर देन, कितना स्मॉलर देन, 10 टू द पावर 9 स्मॉलर देन द रैंडम मोशन। मतलब रैंडम मोशन तो बहुत स्पीड में हो रहा है, लेकिन आगे बढ़ने की स्पीड बहुत कम है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि ड्रिफ्ट वाला कॉन्सेप्ट क्या है, आगे खिसक रहे सारे इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है बच्चों, अब ये हमको मिला एक्सेलरेशन का फार्मूला a बार विच इज इक्वल टू q इंटू ई। अब ये कैमरे में शायद नहीं दिख रहा होगा, ये डायग्राम को मैं यहाँ पे निकालता हूँ समझने के लिए। तो ये हमारे एटम से कोलाइड होके हमारा इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे चला गया, इलेक्ट्रॉन चला गया यहाँ पे, दूसरा एटम से टकरा के यहाँ पे आ गया। इस तरह से ये हमारा रैंडम परफॉर्म कर रहा, रैंडम मोशन परफॉर्म कर रहे हमारे सारे इलेक्ट्रॉन्स, इस तरह से ये वाला। क्लियर? हो सकता है दूसरा इलेक्ट्रॉन जो होगा ये अपना मोशन परफॉर्म कर रहे होगा इस तरह से। क्लियर? इधर चला गया इस तरह से, आगे बढ़ रहा होगा इस तरह से। ठीक है, कोई और इलेक्ट्रॉन होगा वो अपना मोशन परफॉर्म कर रहा है इस तरह से। क्लियर? अब इस तरह से सारे इलेक्ट्रॉन्स हमारे क्या कर रहे हैं, रैंडम मोशन परफॉर्म कर रहे हैं बच्चों। क्लियर है? अब इस तरह के कंडीशन में देखिए कि ये वाले पार्ट से लेके, ये वाले कर्नल से लेके, या फिर हम लोग इसको आयन बोलेंगे, एटम बोलेंगे, कर्नल भी बोल सकते हैं आप लोग। इस तरह से ये जब आगे बढ़ेगा तो इस वाले एटम से इस वाले एटम की तरफ जाने तक जो भी टाइम आपका होता है उस टाइम को हम लोग बोलेंगे टाउ, एंड दिस टाउ इज नोन एज अ रिलैक्सेशन टाइम। कौन सा टाइम?
रिलैक्सेशन टाइम बोला जाएगा। मतलब एक टकले से लेके दूसरे टकले की तरफ, कौन से, एक टकले से लेके दूसरे टकले की तरफ, मतलब टू सक्सेसिव कोलिजन के बीच में जो टाइम मिलेगा उस टाइम को हम लोग बोलेंगे रिलैक्सेशन टाइम। कौन सा टाइम, रिलैक्सेशन टाइम। बात समझ में आई, ध्यान है क्या, ध्यान देना है आप लोगों को, ठीक है। कौन सा टाइम है, नहीं तो आप भी रिलैक्स होके बैठोगे अपने घर में, हेडफोन डाल लिया, सर आप पढ़ाते बैठो, हम लोग सो रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं। अरे ऐसा नहीं करना बच्चों, आपको ध्यान से पढ़ना है ये सारी चीजें, और इसके ऊपर हम लोगों को न्यूमेरिकल सॉल्व करना अगले वीडियो में। तो ये हमारा रिलैक्सेशन टाइम हुआ बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। एक टकला, इसको चलो टकला बोलेंगे, एक टकले से लेके दूसरे टकले की तरफ, मतलब एक टकले से थप्पड़ खा के हमारा इलेक्ट्रॉन दूसरे टकले की तरफ गुजरेगा, उसके बीच का जो टाइम रहेगा उसको रिलैक्सेशन टाइम बोलेंगे। थप्पड़ से याद आया, और डायलॉग हो ना, कौन सा वाला, दबंग का, प्यार से डर नहीं लगता सांप टकले से, सॉरी, प्यार से डर नहीं लगता सांप थप्पड़ से डर लगता है, उल्टा कह दिया मैंने, थप्पड़ से डर नहीं लगता सांप प्यार से डर लगता है। चलो, तो ये हमारा इलेक्ट्रॉन जो है यहां से नंबर 1 वाले एटम से नंबर 2 वाले एटम की तरफ हमारा मूव करना शुरू किया, और इसके बीच का टाइम जो होगा वो रिलैक्सेशन टाइम टाउ माना जाएगा, ठीक है। और इस वाले पाथ को, यहां से लेके यहां तक के पाथ को लैम्बडा बोला जाएगा, और ये लैम्बडा मतलब होगा बेटा कौन सा वाला, फ्री पाथ। बात समझ में आई। अब ये जो एवरेज वेलोसिटी, जिसको ही हम लोग बोलेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी, एवरेज वेलोसिटी, या फिर जिसको हम लोग बोलेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी, ये जो है इसको हम लोगों को बनाना है। अब ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वीडी या फिर एवरेज वेलोसिटी है, दिस वेलोसिटी एक्चुअली इज ड्यू टू द ऑल इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द मेटल, मतलब या फिर कंडक्टर में जितने भी हमारे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है उसका एवरेज निकाल के। अब मुझे बताइए, यहां पे ये जो इलेक्ट्रॉन होगा ये अपनी वेलोसिटी परफॉर्म करेगा, ये होगा ये अपनी करेगा, ये जो होगा ये अपनी वेलोसिटी परफॉर्म करेगा। तो इन एन एवरेज निकालना है तो मैं लिखता हूं V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 प्लस, इस तरह से करके हमको Vn तक सारे इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी का एवरेज निकालना है। एवरेज मतलब डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बात समझ में आई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब बात करते हैं आगे। ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है, A विच इज इक्वल टू QE अपॉन M, क्लियर, क्योंकि आगे जाके काम आने वाला है इसका। अब ठीक है, तो ये एवरेज वेलोसिटी। अब मुझे बताइए कि वेलोसिटी का फॉर्मूला इन द मैकेनिक्स हम लोगों को पता है, फाइनल वेलोसिटी विच इज इक्वल टू इनिशियल प्लस A इंटू टी, विच इज इक्वल टू U प्लस AT। U इज इनिशियल वेलोसिटी, A इज एक्सेलरेशन, T इज अ टाइम। अब मुझे बताइए, जब एक इलेक्ट्रॉन यहां से लेके यहां तक गुजरेगा, यहां से यहां तक गुजरेगा, तो उसका टाउ T1 लैम्बडा 1 इस तरह से, ठीक है ना। हर इलेक्ट्रॉन्स के अलग अलग हो गए, हर पाथ अलग अलग होगा, हर टाइम अलग अलग होगा, लेकिन एक चीज है हमारी कौन सी, कि उसका एक्सेलरेशन जो है वो क्या होगा, कॉमन माना जाएगा, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला है इसमें अगर मैं लिखता हूं कि Vd विच इज इक्वल टू U, अब U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस इस तरह से UN तक होगा, सभी इलेक्ट्रॉन्स का मिलके n नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सभी की क्या बोलते हैं उसको, इनिशियल वेलोसिटी सभी इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है, प्लस A कॉमन निकला। टाइम रिलैक्सेशन टाइम के लिए हम लोग बोलेंगे टाउ1 प्लस टाउ2 प्लस टाउ3 प्लस इस तरह से टाउ n डिवाइडेड बाय n। क्लियर है बच्चों। अब मुझे बताइए, जो भी इलेक्ट्रॉन होगा जितने भी बार कोलाइड करेगा, या एक इलेक्ट्रॉन होगा एक बार, मतलब कितने भी बार वो क्या करेगा, कोलाइड करेगा, इसमें हर मोमेंट में उसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी बच्चों कितनी, 0। कितनी होगी, 0। तो ये देयरफॉर एवरेज वेलोसिटी जो रहेंगी Vd विच इज इक्वल टू ये 0 प्लस एक्सेलरेशन A। अब ये होगा कितना, टाउ1 प्लस टाउ2, हर कोलिजन के पीछे का और हर इलेक्ट्रॉन के पीछे का क्या बोलते हैं उसको, कोलिजन का टाइम डिवाइडेड बाय n। तो ये हमारा क्या होगा, टाउ एवरेज, रिलैक्सेशन टाइम ऑफ एवरेज, ये होगा हमारा। तो बेसिकली हमको फॉर्मूला मिला Vd विच इज इक्वल टू A इंटू टाउ एवरेज, मिला ना। अब मुझे बताइए बच्चों कि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हम लोगों ने निकाला था कौन सा वाला,
VD विच इज इक्वल टू एक्सेशन का फॉर्मूला अभी याद किया ना हम लोगों ने, Q इंटू ई बाय एम इंटू टाउ एवरेज। क्या मिला? चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बाय एम इंटू टाउ एवरेज। ये हमारा फॉर्मूला मिला है किसका? ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। किसका? ड्रिफ्ट वेलोसिटी का बच्चों। क्लियर है? बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला। इसी के आधार पे हम लोग कुछ फार्मूले मतलब कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और अलग अलग न्यूमेरिकल्स भी बनाएंगे, फार्मूले बनाएंगे। क्लियर है? आगे अब इस फार्मूले को हम लोग और अलग तरीके से लिख सकते हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी विच इज इक्वल टू, वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है बच्चों? क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम। तो टोटल डिस्टेंस मान के चलो एक इलेक्ट्रॉन की अगर बात करें हम लोग, वहां तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं मेटल के अंदर, एक इलेक्ट्रॉन की बात करें तो वो एक इलेक्ट्रॉन जितना भी पाथ कवर करेगा λ1 प्लस λ2 प्लस λ3 डैट डैट डैश λn डिवाइडेड बाय n, उसको हम लोग बोलेंगे कौन सा? एवरेज पाथ या फिर मीन पाथ। λm मीन पाथ डिवाइडेड बाय टाइम, टाइम कौन सा? एवरेज। ये एक फार्मूला हम लोग बोल सकते हैं वेलोसिटी विच इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। बात समझ में आई बच्चों? ठीक है। अब थोड़ा सा कंसेप्ट को आगे लेके जाएंगे, मतलब थोड़ा सा इसको एडवांस बनाएंगे, क्योंकि अभी तक देखो, अभी तक हमारा करंट का फार्मूला बना नहीं है। याद रखिए, हम लोगों ने चार्जेस को आगे बढ़ाया है। अब चार्जेस आगे बढ़ते हैं नहीं बढ़ते हमको तो दिखता नहीं है, हमको तो करंट लगती है। जो करंट लगती है वो चीज जो है फील होने वाली है, और सारी चीजें फील पे है बच्चों। अब जब ये फील होने वाली चीज है उसी को हम लोगों को निकालना है, तो मतलब VD से हमको बनाना है करंट का फॉर्मूला। किसका? करंट का। अब देखिए, अब यहां से आपको ध्यान देना है। अगर आपका ध्यान अगर इधर इधर चला गया तो बोलना नहीं कि सर कंसेप्ट समझ में नहीं। क्या है सर, क्या बोलते उसको, वीडियो को हम लोग फिर से पीछे लेके जाएंगे, सुविधा है बच्चों। चलो, अब ये जो हमारा कंडक्टर होगा, फिर से एक बार मैं उसको ड्रॉ करता हूं। ये जो कंडक्टर होगा, इस कंडक्टर में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स मान के चलो यहां से, ये हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया है। कौन सा एरिया? क्रॉस सेक्शनल एरिया। एक इमेजिन करिए एक पार्ट है इसमें, इसको ऐसे भी ड्रॉ कर सकते। चलो, यहां से ये सारे इलेक्ट्रॉन्स यहां से लेके मान के चलो यहां तक जाना चाहते, यहां से लेके 1 से लेके 2 तक जाना चाहते सारे इलेक्ट्रॉन्स। अब जब यहां से यहां तक जाना चाहते, यहां से पहले एंट्री कर लिए इलेक्ट्रॉन्स ने, मतलब चार्जेसों ने, अब यहां पे जाना चाहते हैं, तो मुझे बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन पे होगी ई बार, मोशन इधर है, इसका डिस्टेंस जो होगा वो माना जाएगा L। यहां से सारे इलेक्ट्रॉन जब एंट्री करेंगे बच्चों इस तरह से, सारे इलेक्ट्रॉन्स एंट्री करेंगे इस तरह। देखो, ब्लू कलर का इलेक्ट्रॉन ने एंट्री कर लिया। अब कब इन्होंने ये सारा जो वॉल्यूम है आपको दिखता है, ये सारा वॉल्यूम, ये वाला ये सारा जो वॉल्यूम आपको दिखता है, ये सारा वॉल्यूम उन लोगों ने कब बनाया, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स ने? तब होगा जब ये लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन, ये बंच ऑफ इलेक्ट्रॉन एंट्री कर रहे हैं। देखो, थोड़ा फील करिए इसको। ये ब्लू वाले इलेक्ट्रॉन्स एंट्री किए, ब्लैक वाले, रेड वाले, और जब रेड वाला मतलब लास्ट वाला बंच का लास्ट इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा इस इमेजिनरी क्रॉस सेक्शन एरिया से, तब जाके इतना एरिया बनेगा, ऐसा हम लोग मानेंगे। बात समझ में आई? अब हुआ क्या कि ये जो यहां से 1 से लेके 2 तक का डिस्टेंस L है, और लगने वाला टाइम मान के चलो डेल्टा T है। कितना है? डेल्टा T। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक का जो फॉर्मूला होगा, वो फॉर्मूला हम लोग फिर से एक बार लिखेंगे। कौन सा वाला फॉर्मूला? कि पोटेंशियल डिफरेंस विच इज इक्वल टू, कौन सा? पोटेंशियल डिफरेंस विच इज इक्वल टू E इंटू डेल्टा एक्स। सर ये कहां से आया फॉर्मूला? फिर से मैं एक बार दोहराता हूं कि जब तक आप इलेक्ट्रोस्टैटिक कंसेप्ट नहीं पढ़ते हो तब तक आपको ये समझ में नहीं आएगा कि ये वाला फॉर्मूला आया कहां से। तो बच्चों याद रखिएगा कौन सी चीज, कि अगर आप लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर पढ़ा नहीं है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये आपको ध्यान रखना है, जब पढ़ोगे आपको समझ में आएगा। बात समझ में आई? तो इसको दिमाग में डाल के रखना है। कौन से 2 फार्मूले? फोर्स का वाला फार्मूला कौन सा? फोर्स वाला फार्मूला कौन सा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फार्मूला F इज इक्वल टू Q इंटू E, Q इंटू E, वो वाला फार्मूला। दूसरा फार्मूला डेल्टा V इज इक्वल टू इंटू डेल्टा X। ये 2 फार्मूले आपको याद रखने हैं बच्चों, ठीक है। अब
डेल्टा वी विच इज इक्वल टू ई इंटू डेल्टा एक्स। अब इसको थोड़ा सा मैं मॉडिफाई करता हूं, ई विच इज इक्वल टू डेल्टा वी बाय डेल्टा एक्स। इसको ऐसे भी लिखा जाएगा, डेल्टा वी के जगह पे मैं यहां पे लिखता हूं पोटेंशियल डिफरेंस वी डिवाइडेड बाय एक्स, मतलब यहां से चार्जेस निकले और सारे चार्जेस यहां तक गए, तो ये एक्स मतलब डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितना है, डेल्टा एक्स के जगह पे मैं लिखता हूं एल, डेल्टा एक्स के जगह पे लिखा मैंने एल। अब ये फार्मूला मिला ई विच इज इक्वल टू वी बाय एल। क्लियर है? अब ये वाला फार्मूला हम लोगों ने क्यों बनाया सर? इसलिए बनाया बच्चों कि हमको जो वीडी का फार्मूला मिला है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के फॉर्म में मिला है, और हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहां पे नहीं पढ़ना चाहते क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में पढ़ के उसको पहले बोर कर लिया है, खुद को बोर कर लिया इसको पढ़ के। अब ये नहीं करेंगे, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का कंसेप्ट लाना ही नहीं हम लोगों को। क्लियर है? इसलिए हम लोगों ने क्या किया कि वीडी का फार्मूला बनाया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला बनाया, चार्ज क्यू इंटू ई के जगह पे हम लोग पुट करेंगे वी बाय एल। तो वी, और याद रखिएगा ये वी हमारा कौन सा है, पोटेंशियल डिफरेंस वाला, वोल्टेज वाला वी। सो वी बाय एम इंटू एल, क्यू इंटू वी बाय एम इंटू एल। बात समझ में आई? तो ये हमारा एक दूसरा फार्मूला होगा, किसका, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। अभी तक करंट बना नहीं है, मतलब करंट का फार्मूला बना नहीं है, याद रखिए, जर्नी अभी बाकी है मेरे दोस्त। क्लियर है ना? अब क्या करना है देखिए, अब एक थोड़ी सी चीज इसमें समझ लीजिए, जो n है, व्हाट इज n? इट्स नॉट ओनली द नंबर ऑफ चार्जेस, इट्स नॉट ओनली द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये हो गए हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम। ये हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम हो गए। मतलब कैसे, थोड़ा फील करिए इसको। इतना वॉल्यूम का बॉक्स मैंने पकड़ा 1 बाय 1 बाय 1 का। इस 1 बाय 1 बाय 1 के बॉक्स में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स के नंबर्स होंगे उसको बोला जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। यूनिट वॉल्यूम में जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। बात समझ में आई? अब टोटल नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने प्रेजेंट होंगे, तो वो होगा कितना, n इंटू ए इंटू एल। सर कहां से ये बना फॉर्मूला, हमको बताइए। अरे बच्चों, मान के चलो कि इतना जो एरिया वॉल्यूम होगा, इतने वॉल्यूम में इतने नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, कितने, n नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो ये पूरा टोटल वॉल्यूम कितना होगा, ये आपको दिखता है, ये पूरा पूरा ये कितना वॉल्यूम होगा बच्चों। इसको मल्टीप्लाई करोगे, 1 वॉल्यूम, यूनिट वॉल्यूम है ना ये, 1 बाय 1 बाय 1, 1 इंटू 1 इंटू 1 कितना बना, 1 बना। तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किसके साथ, पूरे वॉल्यूम के साथ, तब जाके हमारा क्या निकलेगा, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन दिस टोटल वॉल्यूम। अब इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा ये ए होगा, लेंथ होगी एल, तो इतने बॉक्स का जो वॉल्यूम बनेगा कितना बनेगा, ए इंटू एल। कितना, ए इंटू एल। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट विच इज इक्वल टू एन इंटू वॉल्यूम, ए इंटू एल। बात समझ में आई? अब थोड़ा सा आगे, टोटल चार्जेस क्रॉसिंग द क्रॉस सेक्शनल एरिया। कितने चार्जेस हमारे इस क्रॉस सेक्शनल एरिया को क्रॉस करके यहां से गुजरेंगे। तो टोटल चार्जेस कितने हो गए, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब है क्या, हमारे चार्जेस। लेकिन आगे लगाया जाएगा क्यू, क्या लगाया जाएगा, क्यू, क्यू इंटू एन इंटू ए इंटू एल। चार्ज की वैल्यू, ये हो गए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये हो गए चार्ज की वैल्यू। चार्ज की वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल चार्ज कितना क्रॉस हुआ है, कितने कूलम का चार्ज यहां से क्रॉस हुआ है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं, चार्ज की वैल्यू में हम लोग इसको मॉडिफाई किए। मतलब मैं इसको लिख सकता हूं डेल्टा क्यू विच इज इक्वल टू क्यू इंटू एन इंटू ए इंटू एल। बात समझ में? अभी बनेगा फॉर्मूला कौन सा वाला बेटा, करंट का। कौन सा, करंट का। देखिए, तो हमको पता है लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा है कि करंट विच इज इक्वल टू टोटल चार्जेस बाय टोटल टाइम, टोटल चार्जेस बाय टोटल टाइम। तो देयरफॉर I विच इज इक्वल टू डेल्टा क्यू की वैल्यू कितनी बनी हमारी, चार्ज का मैग्नीट्यूड इंटू एन इंटू ए इंटू एल बाय डेल्टा टी।
ओके, तो ये बना करंट Q इंटू एन इंटू ए एल डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। अब इसी फॉर्मूले को मैं लिख सकता हूं Q इंटू एन इंटू ए इंटू व्हाट इज ए इंटू एल, वॉल्यूम था ना, ए इंटू एल। अब ये एल क्या है, एल हमारा डिस्टेंस है, सारे चार्जेस यहां से 1 से लेके 2 तक चले गए। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्टेंस, वेलोसिटी इनटू टाइम। अरे इसी वेलोसिटी से आगे बढ़ रहे हैं सारे चार्जेस, वीडी की वेलोसिटी से आगे बढ़ रहे हैं यार। वीडी ड्रिफ्ट वेलोसिटी के हिसाब से सारे चार्जेस क्या कर रहे हैं, जुब 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 करके धीरे 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 क्या हो रहा है, आगे बढ़ रहे हैं। कितने टाइम से, यहां से लेके यहां पे कितने टाइम में, डेल्टा टी डिवाइडेड बाय बचा हुआ डेल्टा टी, ये वाला बात समझ में आ रही है। डेल्टा टी गेट कैंसल, हमारा फॉर्मूला बना आई विच इज इक्वल टू कौन सा, क्यू इंटू एन इंटू ए इंटू वी डी। स्मॉल वी लिखता हूं, कैपिटल वी मतलब होगा पोटेंशियल का मतलब फॉर्म पोटेंशियल, और वी डी होगा हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ये हमारा बना करंट का फॉर्मूला। बात समझ में आई। तो देखिए वीडी के बने 3 फॉर्मूले, वीडी विच इज इक्वल टू क्यू इंटू ई बाय एम इंटू टाउ एवरेज, वीडी विच इज इक्वल टू लैम्डा एम बाय टाउ एवरेज, वीडी विच इज इक्वल टू चार्ज इंटू पोटेंशियल डिवाइडेड बाय एम इंटू एल, और करंट का फॉर्मूला बना क्यू इंटू एन इंटू ए इंटू वीडी। बात समझ में आई। अब इसको हम लोग Q के जगह पे यहां पे I विच इज इक्वल टू E मतलब इसको भी डिनोशन कर सकते हैं। तो कुछ बुक्स में Q लिखा रहता है, कुछ बुक्स में E लिखा होता है। E मतलब चार्ज की वैल्यू, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। E इंटू एन इंटू ए इंटू वी डी भी बोल सकते। याद रखिए सर, इसको याद कैसे रखें हम लोग, कभी कभी सर हम लोग भूल जाते हैं, भूल जाते हैं कभी कभी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए इस तरह से आप लोग बना सकते हो, क्या बोलते हो उसको, ट्रिक्स बना के याद रख सकते हो। ई एन ए और वी डी। ई मतलब एक नई, क्या, ए मतलब अप्सरा, वी मतलब एक नई अप्सरा। वो वी के लिए क्या करेंगे, क्या यूटिलाइज कर सकते हैं, एक नई अप्सरा वो, वाह पिक्चर का नाम बन गया, एक नई अप्सरा वो, वाह वाह कितना बढ़िया बन गया नाम, एक नई अप्सरा वो, ENAVD। अब देखिए बच्चों यहाँ पे याद रखना है आप लोगों को कि करंट की वैल्यू कौन से चीजों पे डिपेंड करती है। तो E चार्ज की वैल्यू तो कांस्टेंट होती है हमारी, उसके बाद नंबर ऑफ चार्जेस पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम जो होता है उस पे डिपेंड करेंगे। ये किस पे डिपेंड करेगा, ये मेटल पे डिपेंड करेगा। ए मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया, आप एरिया अगर छोटा लो, 8, 9, 10 में हम लोगों ने पढ़ा ना, एरिया छोटा लोगे तो करंट कम मिलेंगी, क्योंकि रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा। एरिया बड़ा रहेगा तो रेजिस्टेंस कम होगी तो करंट ज्यादा मिलेगा। ये वहां से आता है कंसेप्ट। और वीडी मतलब होगा हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ओके, तो अगर ए बोला जाएगा तो ये तीनों चीजें कांस्टेंट मानी जाएंगी, ठीक है। तो इस तरह से हमारा करंट जो होता है ये डिपेंड करता है, ये 4 फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, उसमें से कुछ चीजें जो है वो हमारी कांस्टेंट मानी जाएंगी। ओके, अब इसी फॉर्मूले को हम लोग जब करंट डेंसिटी पढ़ेंगे, उस करंट डेंसिटी वाले कंसेप्ट में हम लोग इसको इंट्रोड्यूस करके उस फॉर्मूले को भी हम लोग मॉडिफाई करने वाले। बात समझ में आ रही बच्चों। तो आगे का कंसेप्ट इसको नोट डाउन कर लो और फिर देखेंगे हम लोग करंट डेंसिटी का कंसेप्ट। तो चलिए बच्चों, वो सारे फॉर्मूले हम लोग नोट डाउन कर लेंगे जो अभी तक हम लोगों ने पढ़े हैं, ठीक है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी विच इज इक्वल टू, हम लोगों ने पहला फॉर्मूला कौन सा देखा था स्टार्टिंग में, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बाय एम इंटू टाउ एवरेज। वीडी विच इज इक्वल टू क्यू एम बाय एम इंटू टाउ एवरेज के बाद और एक देखा था लैम्बडा एम बाय टाउ एवरेज। पोटेंशियल के फॉर्म में देखा था हम लोगों ने कौन सा, क्यू पोटेंशियल बाय एम इंटू एल बाय टाउ एवरेज। करंट का फॉर्मूले के लिए मैंने आपको बताया था, इसी के लिए तो हम लोग अभी तक मगजमारी कर रहे थे। तो करंट का फॉर्मूला हम लोगों ने देखा कौन सा, एक नई अप्सरा, वो ये वाला। इस फॉर्मूले को मॉडिफाई करके हम लोगों ने वीडी, ये भी फॉर्मूला बना सकते हैं, वीडी विच इज इक्वल टू आई बाय ई एन ए। इस तरह से अलग अलग हम लोगों ने फॉर्मूला अभी तक देखा है।
अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, तो कंसेप्ट शुरू कर रहे हैं हम लोग करंट डेंसिटी का, ठीक है। सो करंट डेंसिटी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ करंट डेंसिटी? पहली बात तो ये बच्चों कि हमारे करंट डेंसिटी ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। कौन सी है? वेक्टर क्वांटिटी। हाय दैया, डेंसिटी वेक्टर, ये कैसे हो सकता है? तो देखिए आगे, तो हमारी जो करंट डेंसिटी है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये कैसी वेक्टर क्वांटिटी बनते हैं और क्या करंट डेंसिटी क्या बोलना चाहती है, या फिर ये क्वांटिटी या फिर ये नया कंसेप्ट ये आपको क्या बताना चाहते हैं? देखिए, मान के चलो कि इस तरह से जब भी लास्ट स्टार्टिंग से लेके हम लोग यही डायग्राम निकालते आ रहे हैं, तो ये हमारा एक कंडक्टर है। कंडक्टर में से हमारा जो करंट है वो करंट फ्लो हो रहा है चार्जेस के फॉर्म में, मान के चलो इस तरह से बच्चों, ये चार्जेस मूव कर रहे हैं इस तरह से। अब ये जो हमारा एक क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा, इस क्रॉस सेक्शन एरिया को हम लोग बोलेंगे ए। क्या बोलेंगे बच्चों? ए। क्लियर है? तो इस तरह से हमारा करंट फ्लो हो रहा है। अब कितने एरिया से हमारा करंट फ्लो होगा, कितने एरिया से हमारे चार्जेस फ्लो होके करंट बना रहे हैं, चार्जेस जो हमारे वो कितने एरिया से फ्लो हो रहा है, उसी यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया को ही हम लोग बोलेंगे करंट डेंसिटी। क्या बोलेंगे? करंट डेंसिटी। तो करंट डेंसिटी इज ए करंट पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। थोड़ा समझने के लिए थोड़ा सा लिटिल बिट हार्ड है, लेकिन समझ लिए इसको, थोड़ा सा फील के साथ समझना पड़ेगा आप लोगों को कि ये जो करंट आगे बढ़ रहा है इस क्रॉस सेक्शन एरिया को मतलब पार करके, उसी को हम लोग करंट डेंसिटी बोलेंगे। ठीक है, तो करंट डेंसिटी इज अ करंट पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। सो देयरफॉर करंट डेंसिटी J विच इज इक्वल टू करंट अपॉन एरिया। क्या बनेगा हमारा करंट डेंसिटी? J विच इज इक्वल टू I बाय A। उसी के हिसाब से हम लोग इसका यूनिट लिख लेंगे। यूनिट क्या बनेगा बच्चों? करंट का होगा एम्पियर, ये A मतलब होगा एरिया, ये A मतलब एम्पियर, पर एरिया का होगा हमारा यूनिट मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इसकी डायरेक्शन की बात करते हैं। अब ये डायरेक्शन कहाँ पे होगा, करंट डेंसिटी कहाँ पे डायरेक्टेड होती है? सर आपने तो स्टार्टिंग बता दिया कि वेक्टर क्वांटिटी है करके, तो इसका डायरेक्शन क्या है? तो याद रखिए, आप लोगों को रखना है इसकी डायरेक्शन, इट्स डायरेक्शन is along the direction of current। बेसिकली करंट हमारी वेक्टर क्वांटिटी नहीं है बच्चों। इसकी डायरेक्शन को इलैबोरेट करने के लिए हम लोग करंट डेंसिटी का एक्चुअली फंडा सामने लाते हैं, मतलब इस कंसेप्ट को डेवलप करते हैं। याद रखिएगा, इसकी डायरेक्शन, किसके? करंट डेंसिटी की डायरेक्शन, ये उस डायरेक्शन को माना जाता है जिस डायरेक्शन में हमारा करंट फ्लो हो रहा है। सो इट्स डायरेक्शन इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज डिपेंड्स ऑन द एरिया वेक्टर के डायरेक्शन पे, या फिर एरिया वेक्टर पे डिपेंड करेगा हमारा करंट डेंसिटी की मैग्नीट्यूड। मतलब कितना करंट डेंसिटी है ये उसके एरिया वेक्टर के डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा। अब ये कैसे देखेंगे हम आगे, ठीक है। तो देखिए, थोड़ा सा इसको समझ लीजिए। अब पहले इसका एक फॉर्मूला बना लेते हैं, उसके बाद इसके कंसेप्ट को थोड़ा सा इलैबोरेट करते हैं हम लोग, ठीक है बेटा। तो J विच इज इक्वल टू I बाय A, J विच इज इक्वल टू I बाय A। सो करंट का फॉर्मूला हम लोग लिख सकते हैं कि टोटल करंट विच इज इक्वल टू A इंटू J। बात समझ में आई? अब समझ लो थोड़ा सा इसको। अगर मैं इस एरिया को, देखो ये जो एरिया है, मान के चलो ये इतना एरिया है, क्लियर है। अब ये सारे जो लाइंस है, मान के चलो ये करंट हमारा इस तरह से पास हो रहा है बच्चों, इस तरह से पास होते होते इस एरिया को वो टच कर रहा है इस तरह से। ये मान के चलो ये सारे करंट के लाइंस है। कौन से लाइंस है? करंट के लाइंस है। ये करंट के लाइंस इस एरिया को इस तरह से टच कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है ना? इस तरह से टच कर रहे हैं। लेकिन इस इतने लाइन को या फिर इतने एरिया को मैं थोड़ा सा टिल्ट कर दूं इस तरह से। अब देखिएगा, इसको कितने लाइंस टच करेंगे?
पहले कितने कर रहे थे 4, अब कितने करेंगे, मान के चलो 3 ही करेंगे। इसका मतलब ये कि एरिया अगर हम लोग टिल्ट करना शुरू कर दे, उसकी डायरेक्शन चेंज कर दे, तो हमारी जो करंट की डेंसिटी है वो ऑटोमेटिकली क्या होगी, कम होगी। इसका मतलब एरिया वेक्टर पे डिपेंड करेगा। अब मैंने तो एरिया निकाला, अब ये एरिया जो वेक्टर है हमारा, एरिया वेक्टर ये होता है परपेंडिकुलर, एरिया वेक्टर जो होता है ये परपेंडिकुलर टू द एरिया। हमारा जो एरिया वेक्टर ए प्राइम या फिर ए बार हम लोग बोलेंगे इसको, एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द एरिया। ये कहां पे हम लोग पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, याद रखिएगा। अब इसको थोड़ा सा देखिए, मान के चलो कि ये हमारा कंडक्टर है इस तरह से, ये हमारा जे बार होगा, क्या होगा ये जे बार। व्हाट इज जे बार, करंट डेंसिटी। ये किसके डायरेक्शन में, हमारी करंट के डायरेक्शन में बच्चों। अब ये एरिया वेक्टर जो है इसको मैंने थोड़ा सा इस एरिया को टिल्ट कर दिया इस तरह से, ये अब ये बना हमारा एरिया वेक्टर इस तरह से, ये बना ए बार। क्लियर, हमारा करंट इसी डायरेक्शन में फ्लो हो रहा फिलहाल, तो ये हमारा बनेगा कौन सा, जे बार। क्या बनेगा ये जे बार इस तरह से, ये एरिया वेक्टर ए बार, ये जे बार। इतना एंगल बना हमारा थीटा, कितना बना एंगल थीटा। अब समझ लो थोड़ा सा इस चीज को ध्यान से देखिए कि अगर इस फॉर्मूले को मैं इस तरह से लिखूं, देखिए अगर मैं J विच इज इक्वल टू DI बाय DA लिखूं तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब छोटा सा करंट छोटे से एरिया से, देखो ये एरिया DA, इतना करंट बह रहा है यहां से, छोटा सा एरिया, ये छोटा सा एरिया, इतना करंट फ्लो हो रहा है, छोटा सा एरिया छोटा सा करंट, छोटे से एरिया से छोटा सा करंट हमारा फ्लो हो रहा है। बात समझ में आई, छोटे से एरिया से छोटा सा करंट फ्लो हो रहा है, इसलिए मैंने लिखा J विच इज इक्वल टू DI बाय DA। सो देयरफॉर DI विच इज इक्वल टू J इंटू DA, इस तरह से लिख सकते हैं। अब बताइए मुझे, अगर इसको मैं वेक्टर के फॉर्म में लिखूं तो क्या हो सकता है, DI विच इज इक्वल टू J बार इंटू DA बार, लिख सकते हैं ना बच्चों। अब मुझे बताइए, ये बेसिकली हमारा कौन सा डॉट प्रोडक्ट बोला जाएगा, क्योंकि देखो वेक्टर वेक्टर मिलके बन क्या रहा है, यहाँ पे स्केलर बन रहा है ना। सो देयरफॉर DI विच इज इक्वल टू J इंटू DA इंटू डॉट प्रोडक्ट के लिए क्या लगाएंगे हम लोग, कॉस थीटा। क्या बनाएंगे, J इंटू DA इंटू कॉस ऑफ थीटा। अब इसको मैं अगर थोड़ा सा इंटीग्रेट कर दूं, मतलब छोटे से एरिया से छोटे से करंट का अगर इंटीग्रेट कर दूं तो टोटल एरिया टोटल करंट बनेगा। सो इंटीग्रेशन ऑफ DI विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ J इंटू DA इंटू कॉस ऑफ थीटा। एक बहुत बढ़िया खूबसूरत फार्मूला बन गया हमारा बच्चों यहाँ पे। अब टोटल करंट मतलब मान के चलो I विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ J इंटू DA इंटू कॉस ऑफ थीटा। अगर मैं यहां पे बोलता हूं कि थीटा की वैल्यू अगर 0 हो, मतलब एरिया वेक्टर, इस एरिया वेक्टर और करंट डेंसिटी के बीच का एंगल अगर 0 बन जाए, थोड़ा देखिए ध्यान देना। मान के चलो कि ये एरिया वेक्टर इस तरह से, अगर मैं थोड़ा सा एग्जांपल के साथ बोलना चाहूँ, अगर ये मेरा फोन यहाँ पे है, देखो पहले तो क्या हुआ था कि इस तरह से ये सारे करंट के लाइंस जिसको हम लोग करंट डेंसिटी बोलेंगे, इस तरह से टच कर रहे थे। अब मुझे बताइए करंट एरिया वेक्टर इस तरह से होगा, ये वाला इस तरह से होगा ना, ये एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ एरिया। ये सारे इस तरह से टच कर रहे थे, मतलब मैक्सिमम लाइंस इस एरिया को क्रॉस कर रहे थे। इसका मतलब हम लोग अलग भाषा में बात करेंगे, इसको बोलेंगे कि हम लोग करंट डेंसिटी इसकी ज्यादा है। अगर मैं इसको टिल्ड कर दूं, टिल्ड करते 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 इस तरह से मैंने एरिया को कर दिया, मतलब हम लोगों ने वायर को इस तरह से छील दिया, इसको ऐसा क्रॉस बना दिया कि इस तरह से एरिया वेक्टर अब करंट डेंसिटी के साथ या फिर करंट लाइंस के साथ कितने का एंगल डेवलप कर रही है, 90 का। अब मुझे बताइए कोई भी हमारी करंट की लाइन या फिर करंट डेंसिटी की लाइन एरिया को क्रॉस नहीं कर पा रही है। इसका मतलब अगर थीटा की वैल्यू 90 बने तो क्या होगा, अब कितना है अभी एंगल, थीटा की वैल्यू 0 है बच्चों। तो मुझे बताइए थीटा की वैल्यू अगर 0 हो तो करंट का हमारा करंट की वैल्यू मिलेगी इंटीग्रेशन ऑफ J इंटू DA, मतलब मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी J इंटू DA। बात समझ में आई। अगर मैं ऐसे बोलूं कि अगर यदि हम लोग करंट वेक्टर एरिया वेक्टर को अगर इस तरह से करें,
90 एंगल बनाए। अब ये सारे डेंसिटी देखो, सारे के सारे करंट लाइन इस तरह से पास हो रहे, मतलब पास हो रहे मतलब क्रॉस हो पा रहे हैं क्या एरिया को? नहीं। तो देखिए अगर थीटा की वैल्यू अगर मैं 90 लिखूं तो क्रॉस कॉस 90 कितना बनेगा? 0, 0 इंटू जे इंटू ए 0, मतलब करंट तब क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। इसका मतलब ये है कि सबसे ज्यादा करंट डेंसिटी मैक्सिमम कब रहेगी? जब एरिया वेक्टर कितना होगा? एरिया वेक्टर का एंगल करंट डेंसिटी के साथ 0 डिग्री बनाएगा। बात समझ में आई? तो इस तरह से हम लोगों ने एक फॉर्मूला बनाया, I विच इज इक्वल टू जे इंटू डी ए। इसको भी थोड़ा सा नोट डाउन कर लेते हैं हम लोग यहां पे। क्लियर है? सो देयरफॉर I विच इज इक्वल टू कितना बना? इंटीग्रेशन ऑफ जे इंटू डी ए। बात समझ में? सब मैक्सिमम, इसको सामने आप लोग लिख सकते हो cos थीटा। और बेसिक फार्मूला जे का कितना बना? जे विच इज इक्वल टू आई बाय ए। बात समझ में आई? अब इसी फॉर्मूले को हम लोग थोड़ा सा मॉडिफाई करके और एक फार्मूला बना सकते। कौन सा वाला? कि आई के जगह पे हम लोग ये वाला फॉर्मूला डाल सकते हैं। सो जे विच इज इक्वल टू आई की वैल्यू कितनी थी? ई एन ए वी डी डिवाइडेड बाय ए, ये हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया हुआ। ए गेट कैंसल, तो जे का फॉर्मूला बना हमारा ई इंटू एन इंटू वी डी। ठीक है, तो वी डी का और एक फॉर्मूला बनता है वी डी विच इज इक्वल टू जे बाय ई इंटू एन। तो वी डी के हमारे 1 2 3 4 5 5 फॉर्मूले हमारे आपके सामने हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कौन सा कंसेप्ट बच्चों? कि करंट डेंसिटी, और उसके पहले देखा हम लोगों ने कौन सा? ड्रिफ्ट वेलोसिटी।